नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथीगण जितने भी हैं वह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। हम बात कर रहे थे आरएस प्रीलिम्स के लिए मैराथन क्लास की। हमने प्राचीन भारत की दो और मध्यकालीन भारत की दो मैराथन क्लास काव्य क्लासेस कोटा के मंच पर आपके लिए आयोजित की। आज हम अगला पार्ट और अंतिम पार्ट आपके लिए लेकर के आए हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, हिंदी माध्यम में क्लास रहेगी। मैराथन क्लास है, नाम दिया है एसडीएम स्पेशल। प्रयास किया जाएगा संपूर्ण आधुनिक भारत विषय पर परिचर्चा करने की। शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। देखिए प्यारे साथियों, जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर जानने चाहिए कि इस क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख घटनाएं जो यहाँ पर घटित हुई वो आपको जानना चाहिए। और फिर अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के मत, कि क्रांति के संदर्भ में जो है विभिन्न प्रकार के मत कैसे हैं, हम उन्हें स्वरूप भी कहते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेस, तो कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों पर जो नियंत्रण बढ़ रहा था वह बेहद खतरनाक था और परिणाम स्वरूप इस वजह से भारतीय रियासतों में कहीं ना कहीं एक ऐसी भावना पनपी कि जो वह लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब हमारे अनुकूल नहीं है। लॉर्ड वेलेजली ने यहाँ पर सहायक संधि की नीति शुरू की थी। लॉर्ड वेलेजली ने यह नीति की शुरुआत 1798 में की थी और पहली रियासत हैदराबाद थी जिसने इस नीति को स्वीकार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजाओं के पदों और पेंशनों को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जो है उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति, इस नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया और निम्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। यानी कि इसके तहत क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई भी राजा है और उसके कोई संतान नहीं हो रही है तो वह राजा अपने किसी उत्तराधिकारी को या किसी सगे संबंधी के बेटे बेटी को जो है वह गोद ले लिया करता था और वो उसका उत्तराधिकारी हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति समाप्त कर दी और समाप्त करने के बाद कहा कि भैया अब कोई भी गोद नहीं लिया जाएगा और अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आपकी रियासत जो है उसे हम ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लेंगे। क्लियर हो गई? तो कुछ रियासतों को मिलाया गया। आपको पता होगा आपके एग्जाम में आरएस में जो है वह इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे सतारा, सतारा जो है यह महाराष्ट्र में है, 1848 में मिलाई गई। जैतपुर उत्तर प्रदेश में है, 1849। संबलपुर आती है, उड़ीसा में है, 1849 में मिलाई गई। बाघाटपुर हिमाचल प्रदेश में है, 1850। उदयपुर छत्तीसगढ़ में है, 1852। झांसी उत्तर प्रदेश में है, 1853। नागपुर महाराष्ट्र, 1854। तो इन रियासतों का जो है वह विलय किया गया। अवध रियासत उत्तर प्रदेश में है, 1856 में इसे मिलाया गया। लेकिन यहाँ पर जो है वह लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति नहीं होकर के जो है वह कुशासन के आरोप में इसे मिलाया गया था। किसके आधार पर मिलाया गया? कुशासन के आधार पर इसका विलय किया गया। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ आर्थिक कारण होते हैं, जैसे अंग्रेजों की आर्थिक नीति। हम इस बात को जानते हैं कि अंग्रेजों ने सदैव हमारे भारत के लिए शोषण की नीति का पालन किया और उनका एक ही उद्देश्य था। वह उद्देश्य क्या था? कि भारत का शोषण किया जाए। जैसे इन्होंने किसी भी प्रकार के सामान पर टट कर नीति को लागू किया, एक्स्ट्रा जो टैक्स है वह इंप्लीमेंट कर दिए। आंतरिक चुंगी व्यवस्था को लागू किया कि एक सामान जो है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा जी? टैक्स देना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि का भी व्यवसायीकरण कर दिया। कृषि का व्यवसायीकरण करने का मतलब ये होता है कि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर जो है वह वाणिज्यिक महत्व की फसलों का उत्पादन किया जाने लगा। क्या बात क्लियर हो गई? वाणिज्यिक महत्व की फसलें का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप गेहूं, चना, सरसों इनका उत्पादन करते हैं, उसके स्थान पर चाय, कॉफी, है ना, इधर से नील की खेती हो गई, है ना, कपास की खेती हो गई, इसको यहाँ पर शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी और जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारत में अकाल पड़ने लगे, अकालों की पुनरावृत्ति होने लगी। इसके बाद हम देखते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। भारत का जो पैसा था वह अंग्रेजों ने गैर जरूरी तरीके से भारत के बाहर भेजना प्रारंभ कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको यह पता होगा
क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं की किताब का नाम क्या होता है? इन्हीं की किताब का नाम होता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। देखो दिमाग से किताब का नाम निकल रहा है, माफी चाहूंगा। चलिए, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है वह पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इनकी किताब का नाम होता है। तो किताब का नाम क्या है? तो याद रखना, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वह इनकी किताब का नाम होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इस बात को समझिए, इस घटना को समझिए कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हस्तशिल्प जो है इसका भी विनाश यहाँ पर किया जाने लगा। आपको पता होगा हमारे भारत में ढाका की मलमल जो है वह काफी लोकप्रिय हुआ करती थी। अंग्रेजों ने हमारे भारतीय कामगार जो थे इनके अंगूठे काट दिए और इस वजह से वह जो है हस्तशिल्प का बुनाव नहीं कर सके। कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार रहे, जैसे भारत में ईसाई मिशनरियां आने लगी, भारतीयों को यह जबरन ईसाई बनाने लगे, यानी कि भारतीयों का क्या किया जाने लगा? धर्म परिवर्तन यहाँ पर किया जाने लगा। मेजर एडवर्ड यहाँ पर एक घोषणा करते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य जो है वह भारत को ईसाई बनाना है। यानी कि मेजर एडवर्ड के नेतृत्व में अंग्रेज यह कहते हैं कि भैया हमारा जो है वह अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हम भारत को जो है वह क्या बना दें? ईसाई बना दें। तो इस वजह से लोगों को लगने लगा, क्या लगने लगा, कि अब जो है हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, हमारा धर्म जो है वह हमारे हाथ से जा रहा है। तो भारतीयों का जबरन ईसाईकरण करना भी उचित नहीं था। कुछ भारतीयों के द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया। हमारे कुछ भारत के लोग ऐसे थे जो सुधार हो रहे थे। भारत में जो सती प्रथा जो दूर की जा रही थी, भारत में जो डाकण प्रथा यहाँ पर हुआ करती थी, भारत में जो बाल विवाह हुआ करते थे, इनका विरोध करने वाले लोग थे। आप सोचो, है ना, अंग्रेजों ने कहा जी इनको बंद करना चाहिए, इनको समाप्त करना चाहिए। जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो कुछ भारतीय ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आप यह पुरातन परंपराओं को बंद नहीं कर सकते। वो नहीं होते कबूतरबाज टाइप के, तो इस तरह के लोग हमारे देश में थे। 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम जो है यह भी क्रांति का कारण बना। अब आप पूछेंगे सर ये धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम का तात्पर्य होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो ईसाई धर्म का नहीं है और वह मर जाता है, तो उसकी मृत्यु के बाद सारा धन जो है वह ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा कर लिया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के खाते में वह धन जो है वह डिपॉजिट हो जाएगा। तो यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह के कई सारे सामाजिक धार्मिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर 1857 की क्रांति के क्या कुछ सैनिक कारण भी उत्तरदायी थे? बिल्कुल सर। भारतीय सैनिक जो है इनको अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, निम्न पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो स्वाभाविक बात है इन भारतीय सैनिकों में हीनता की भावना विद्यमान थी। 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया। परिणाम स्वरूप जो भारतीय सैनिकों को निःशुल्क डाक की व्यवस्था दी जाती थी ना, इसे समाप्त कर दिया गया। बोला जी आपको कोई डाक वाक की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। सैनिकों ने कहा आप हमें वेतन भी नहीं देते हो और हमारी डाक व्यवस्था भी छीन रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। कुछ तात्कालीन कारण बना, कंटेम्प्रेरी रीजन, कि ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी। अंग्रेजों ने कहा जी इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन के लिए इन्होंने ब्राउन बेस के स्थान पर नई रॉयल एनफील्ड राइफल लगाई। अब ये नई रॉयल एनफील्ड राइफल जो है इसका निशाना थोड़ा ज्यादा ही सटीक था, वजन जो है इस राइफल का कम था और लंबी दूरी तक यह मार कर सकती थी। तो कई सारी विशेषताओं के साथ यह एनफील्ड राइफल जो है वह कार्य कर रही थी, ठीक है। लेकिन इनमें एक अफवाह हो गई, या ऐसा कह सकते हैं एक बात फैल गई कि जो इनमें प्रयोग लिए जाने वाले कारतूस है, इन कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस वजह से हमारे भारतीय सैनिकों ने कहा कि आप तो हमारा जो धर्म है इस धर्म को क्या कर रहे हो? भ्रष्ट कर रहे हो। क्यों धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, इस बात को समझिए। बेसिकली गाय जो है वह हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर का जो मांस होता है यह मुस्लिम धर्म के लिए हराम होता है। क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखिएगा कि क्रांति के जो योजनाकार हैं यह कौन कौन थे। वह कौन थे जिन्होंने क्रांति की प्लानिंग की? नाना साहब के प्रधानमंत्री अजीमुल्ला साहब
और सतारा के रानोजी बापू ने इस क्रांति की योजना तैयार करी। कहा गया कि पूरे भारत में एक दिन क्रांति करेंगे और वह 31 मई का दिन होगा। कहा जाता है कि यह भी क्रांति की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। प्रतीक चिन्ह क्या था? असफलता का कारण क्या बना कि क्रांति जो है वह 31 मई यानी कि मूल जो समय है वह मूल समय से पहले ही प्रारंभ हो गई। समय से पहले क्या हो गई? याद रखिएगा, प्रारंभ हो जाती है। क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल था। इसका गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। ये बात याद रखिएगा। चलिए क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो यह भारत का नक्शा आपको नजर आ रहा होगा और इस भारत के नक्शे में हम क्रांति की बात कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले क्रांति 29 मार्च 1857 को बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, कौन सी बटालियन? याद रखिएगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा किया गया था। इस 34 नेटिव, एन आई का मतलब पता है क्या होता है? एन आई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, यानी कि एक ऐसी बटालियन जिसमें सामान्य तौर पर भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वह ज्यादा होती है। अब इस बटालियन का एक सिपाही था मंगल पांडे, इसने ह्यूशन और लेफ्टिनेंट बाग जो है इनकी हत्या कर दी और कर करके क्रांति का बिगुल प्रारंभ किया। लेकिन बहुत जल्दी मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 29 मार्च को क्रांति हुई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार केवल और केवल 10 दिन में ही जो है वह मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास गवाह है, मंगल पांडे का यह नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि इसे क्रांति का पहला शहीद कहा गया। क्या कहा गया? पहला शहीद कहा गया। क्रांति के विस्तार पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है। उम्मीद करता हूं आज आपको यह जो मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ये चीजें अच्छी लग रही होगी। इसके पीछे एक मूलभूत कारण ये है कि बेसिकली आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है और यह क्लास लेना बेहद कंपलसरी थी, तो इस वजह से स्टूडियो जो है वह चल नहीं सकता, क्योंकि स्टूडियो जो है बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता है। इसीलिए मैंने कहा विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, हम हमेशा आपके हित की बात करते हैं। क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और यहाँ पर 20 एनआई बटालियन के द्वारा विद्रोह किया गया। 12 मई सन 1857 की बात करते हैं। तो 12 मई 1857 को विद्रोह की जो ज्वाला है, यह विद्रोह की ज्वाला कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली में विद्रोह हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह को नेता घोषित किया गया और बहादुर शाह के दो सहयोगी थे, बख्त खान और खान बहादुर खान। इन्होंने क्रांति की शुरुआत करी। तो दिल्ली में विद्रोह कब हुआ? 12 मई को। दिल्ली जो है ये पूरे भारत में क्रांति का केंद्र बन गया जी। आप सोचो, दुनिया भर मतलब भारत भर के लोग जो हैं वह क्रांति कर करके दिल्ली आने लगे। हमारे नसीराबाद के सैनिक भी यहाँ पर आए थे, 18 मई को क्रांति की थी। आहुआ, नसीराबाद के आहुआ एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने नारा बुलंद किया था, आपको पता होगा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और उन्होंने भी यहाँ पर क्रांति की थी। ठीक है, चलिए। निकलसन और हडसन नाम के दो अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही बहादुर शाह की कब्र स्थित है। तो इस प्रकार अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह, इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से यह गिरफ्तार किए गए थे। चलिए, 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया। इसे महक परी कहा जाता है और इस विद्रोह में बेगम हजरत महल तो शामिल थी ही सही, साथ ही इसके पुत्र ब्रिजिस कादिर भी यहाँ पर शामिल थे। कैंपबेल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और हजरत महल जो है वह नेपाल चली गई। आरपीएससी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था, ठीक है ना। 4 स्वतंत्रता सेनानी थे, नाना साहब थे, तांतिया टोबे थे, बेगम हजरत महल थी और आपके बहादुर शाह था। तो 4 नाम देकर किन के साथ क्या हुआ? रंगून गए, नेपाल गए, फांसी की सजा दी गई और मेरे दोस्त युद्ध में मारे गए। इस तरह के ऑप्शन थे, तो सुमेलित करना था। तो यहां पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्नों का आधार क्या होता है। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ। कानपुर में नाना साहब तांतिया टोपे के द्वारा विद्रोह किया गया। यहाँ पर बीबीगढ़ का विद्रोह बहुत प्रसिद्ध है। तो यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ 1857 की क्रांति में बीबीगढ़ का विद्रोह जो है वह कहां पर हुआ था।
तो याद रखना बीबीगढ़ का जो विद्रोह है यह कानपुर के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, जो 5 जून 1857 को आता। किले का नाम है जी, यह दुर्ग है एक। ठीक है, मामला यह था कि कई सारे अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज सैनिकों ने बीबीगढ़ नाम के दुर्ग में शरण ले रखी थी। क्रांतिकारियों ने वहां पहुंच करके जो है वह जबरदस्त हंगामा किया था, इसलिए यह जाना जाता है। कैंपबेल और हेवलॉक के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। नाना साहब जो है वह नेपाल चले जाते हैं। 5 जून 1857 के विद्रोह की बात करते हैं। झांसी में विद्रोह हुआ। झांसी आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया और कर्नल ह्यूरोज ने इस विद्रोह का दमन किया। 6 जून 1857 को इलाहाबाद में विद्रोह होता है। मौलवी लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया और कर्नल नील ने इस विद्रोह का दमन किया। ये इलाहाबाद, ये फैजाबाद, इनको याद रखना, ठीक है ना। ये आरपीएससी के बड़े फेवरेट सवाल रहे हैं, विशेष तौर पर आरएस में। मैं एक बात बता दूं आप सभी को, यह जो क्लास ले रहा हूं ना, यह आरएस के लेवल की है। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं सोचेगा कि सर ये फर्स्ट ग्रेड के लेवल की, नहीं भैया, ये आरएस के लेवल की क्लास है, ठीक है ना। आरएस के लेवल में फर्स्ट ग्रेड के लेवल में बहुत अंतर होता है। क्लियर हो गई। तो फैजाबाद में विद्रोह हुआ और यहां पर मौलवी अहमद अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। कर्नल रेनर्ड ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो इस प्रकार हमारे भारत में विद्रोह हुए। बरेली का विद्रोह आपके लिए अक्सर पूछा जाता है, वही बरेली है जहां का मांझा बड़ा लोकप्रिय है और गाना आया था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, यह वही बरेली है। यहाँ पर खान बहादुर खान जो है उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और विंसेंट आयर और कैंपबेल के द्वारा दमन कर दिया गया। 12 जून 1857 को जगदीशपुर शाहाबाद में विद्रोह हुआ। यह जो जगह है यह आपके बिहार में पड़ती है। यह जगह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये बिहार में है। यहाँ पर कुंवर सिंह, जिसे हम बिहार का शेर कहते हैं, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। विंसेंट आयर और विलियम टेलर ने इसका दमन कर लिया। कुल्लू, कुल्लू ये वही है मनाली वाला जो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1857 की जो क्रांति है वह यहाँ पर भी हुई थी। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था। किसने विद्रोह किया था? राजा प्रताप सिंह ने विद्रोह किया। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद होना चाहिए कि भाई इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद में मौलवी अहमद अली, बरेली रुहेलखंड में खान बहादुर खान, जगदीशपुर में कुंवर सिंह जिन्हें हम बिहार का शेर कहते हैं, और कुल्लू में राजा प्रताप सिंह। अब साहब ये क्रांति पूरे भारत में हुई, ठीक है। दक्षिणी भारत में क्रांति नहीं हुई थी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। उत्तर भारत में ही सामान्य तौर पर क्रांति हुई। ये वाला जो हिस्सा है ना, यह क्रांति से अछूता रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो क्रांति की असफलता के कारण क्या था कि क्रांतिकारियों में पहली बात तो कोई निश्चित लीडर नहीं था। हर एक क्षेत्र का अपना नेता था। अब यार वो अपना नेता हर जगह काम थोड़ी ना कर सकता है ना। एक ऐसा सर्वमान्य लीडर होना चाहिए जिसकी बात हर कोई मान सके। समय से पूर्व यह क्रांति जो है वह प्रारंभ हो गई। अधिकांश देसी राजाओं द्वारा क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया गया, क्योंकि देसी राजाएं जो है भाई साहब, ये तो अंग्रेजों के लिए बने हुए थे इस समय, मान के चले फुल अंग्रेजों का साथ दिया सब, ठीक है ना। क्रांतिकारियों के पास बहुत सीमित संसाधन थे, जबकि अंग्रेजों के पास हथियार थे। और शिक्षित वर्ग जो है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, विश्व इतिहास के संदर्भ में बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, यह उदासीन रहा। इन्होंने भी भारतीय क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्रांति के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इतिहास में इस घटना को समझिएगा। कहते हैं क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने 2 अगस्त 1858 को 2 अगस्त 1858 को भारत शासन अधिनियम पारित किया, जिसके कुछ निम्न प्रावधान थे। बेसिकली क्रांति के बाद जो है ना, वह इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जहां पर अभी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यह प्रयागराज एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था, ठीक है। यह बात थोड़ा सा याद रखना। तो 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश राज मुकुट का शासन प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल जो है उसके पद को समाप्त कर दिया गया और उसके पद को समाप्त करके भारत में वायसराय का पद जो है वह सृजित किया गया था। सेना के पुनर्गठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया। यह प्रश्न आपके आरएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखो,
एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करके ब्रिटिश राजमुकुट का शासन जो है वह प्रारंभ किया गया। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा यह है कि गवर्नर जनरल जो है इसके पद को तो समाप्त करके वायसराय, लॉर्ड केनिंग जो है वह 1857 की क्रांति की जब प्रारंभ हुई थी तो गवर्नर जनरल थे, और जब समाप्त हुई तो लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल नहीं होकर के क्या हो गए, वायसराय हो गए। यानी कि भैया व्यक्ति तो वही रहा, बस पद नाम चेंज कर दिया। समझ में आ गई। चलो, क्रांति की प्रकृति पर थोड़ा सा गौर करिएगा। तो हम पढ़ते हैं कि मूल रूप से कर्नल सीले, ट्रेवेलियन, जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। ठीक है। मुस्लिम विद्रोह जो है ये H.C. रॉबर्ट्स ने कहा है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने माना है, जबकि राष्ट्रीय विद्रोह ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा है। यहां पर भी आपके सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सुमेलित करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने यह बात कही है और इनकी किताब हुई है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध। इसे ही सामंत शाही विद्रोह कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही। और राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, यह S.N. सेन ने अपनी किताब 1857 में कहा। कब कहा? S.N. सेन साहब ने अपनी किताब 1857 में यह बात कही थी कि साहब यह राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम था। क्या यह बात क्लियर हो गई? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वीडी सावरकर के द्वारा कही गई। ठीक है। सामंत शाही विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो तो हमें सूचना उपलब्ध करवाएं। चलिए, बाकी अभी गणतंत्र दिवस का एक महा ऑफर चल रहा है। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर विशेष ऑफर है आप सभी प्यारे साथियों के लिए कि जितने भी ऑनलाइन कोर्स हैं इन पर सब पर 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है। 24 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक ये ऑफर है, जिसमें हिंदी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कंबाइंड कोर्स है। ठीक है, हिंदी का एक और कोर्स है। ठीक है, इसके अलावा इतिहास प्रथम श्रेणी का जो कोर्स है यह आपके लिए केवल और केवल 3,499 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा सारे लगभग 50 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। चलिए, एक टॉपिक विशेष तौर पर आरएस के पाठ्यक्रम के लिए बेहद उपयोगी होता है, आरएस के विद्यार्थियों के लिए बेहद जरूरी होता है। कौन कौन से हैं थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा का विकास। ठीक है, इसे ही हम भारत में शिक्षा का विकास कहते हैं, ब्रिटिश भारत में। यहां से सामान्य तौर पर जो क्रम पूछा जाता है वह पूछा जाता है विभिन्न आयोगों से कि साहब फलाना आयोग बना है तो उसका सही क्रम जो है वह क्या होगा। ठीक है, चलिए। 1781 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इनके द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब आप सोचेंगे कि यार देखो अंग्रेज कितने बढ़िया है ना, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय बना दिया। लेकिन भाई साहब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है ना, यह आपके और मेरे लिए नहीं बनाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय बनाया गया था भारत में अंग्रेजों की शिक्षा के लिए। 1791 में जोनाथन डंकन जो है उन्होंने वाराणसी में संस्कृत या हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जो है उन्होंने कंपनी अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? तो याद रखिएगा जी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, किसने की थी? तो यह की थी लॉर्ड वेलेजली ने। कब की? 1800 ईस्वी में। उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उन अंग्रेज अधिकारियों को शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। 1813 ईस्वी का जो चार्टर आया, सर इस चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए गवर्नर जनरल प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च कर सकता है। ये लो भाई साहब, मतलब आप कल्पना करो कि एक प्रावधान आया है गवर्नर जनरल के पास
कि आप भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च कर सकते। अब उस जमाने के 1 लाख रुपया आप कल्पना करो, वर्तमान समय के तो मैं 100 करोड़ रुपए मान के चलता हूं। भाई साहब, गवर्नर जनरल जो है हाथ पे हाथ धर के बैठा रहा, कबूतर ने कोई काम ही नहीं किया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त कर दी कि भाई आप तो काम ही नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है इस काम से। क्या बात क्लियर हो गई? इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1833 ईस्वी का कानून आया, उसमें कहा जी अब 1 लाख रुपए से पार नहीं पड़ेगी, पार जो है वह किससे पड़ेगी भैया? बढ़ा करके 10 लाख कर दो यार, कम से कम। तो इस 1 लाख रुपए को बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 लाख रुपए कर दिया गया। शिक्षा का माध्यम भी एक बहुत बड़ी समस्या रही। ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझो। सबसे पहले आपको ये बातें जाननी चाहिए कि आखिरकार हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि सर जो शिक्षा का माध्यम है यह क्या होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो प्राचीन भारतीय भाषाओं के समर्थक थे कि इसमें जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए, और कुछ ऐसे थे जो आंग्ल भाषा शिक्षा के समर्थक थे कि जो ये चाहते थे कि साहब अंग्रेजी जो है उस अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाए। तो कुछ क्या चाहते थे कि नहीं साहब अंग्रेजी में नहीं, आप भारतीय भाषाओं में शिक्षा दो, हिंदी में शिक्षा दो, संस्कृत में शिक्षा दो। उसे हम प्राच्य जो है शिक्षा समर्थक कहते हैं, और आंग्लो शिक्षा यानी कि एंग्लो थे यह लोग, अंग्रेजी थे। अब आप देखो यहाँ पर कुछ लोग जैसे H.T. प्रिंसेप, विलियम केली, कोलब्रुक, लेकिन जैसे ही आप आंग्ल शिक्षा समर्थकों में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई देता है, विलियम बेंटिक। सर ये विलियम बेंटिक कोई और नहीं, यह भारत का गवर्नर जनरल था। यह कौन था? भारत गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मैकाले, थॉमस मुनरो, यह लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भैया शिक्षा जो है वह किस में दी जानी चाहिए? वह आंग्ल भाषा में दी जानी चाहिए। स्वाभाविक बात है, एक समिति बनाई कि भाई लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष बना कि भाई देखो, अब एक बात देखो आप यहाँ पर, विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल है यह अंग्रेजी का समर्थक है, मैकाले अंग्रेजी का समर्थक है, जिसकी अध्यक्षता में समिति बनी है। तो क्या आपको लगता है कि इन प्राच्य भारतीय लोगों की जो है इनकी दाल गलेगी? नहीं मेरे दोस्त। समिति बनाई, मैकाले अध्यक्ष बना। मैकाले ने कहा जी कहाँ आप भारतीय भाषाओं के चक्कर में, मैं रिपोर्ट दे रहा हूं वैलेंटाइन डे के 12 दिन पहले, यानी कि 2 फरवरी सन 1835, जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन मैकाले की घोषणा होती है। कहा गया कि अंग्रेजी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा को ही मान्यता दी जानी चाहिए। भारतीय भाषा और साहित्य की आलोचना की लॉर्ड मैकाले ने कहा कि ब्रिटेन के लंदन की एक पुस्तकालय का एक कोने में रखी हुई एक अलमारी का जो साहित्य है वह समस्त भारतीय और अरबी साहित्य से कहीं गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल्पना करो आप एक बार। तो भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं की आलोचना लॉर्ड मैकाले ने की। इसी लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहते हैं। क्लियर? चले, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। 1854 में इसका नाम बदला गया और नाम बदल करके क्या कर दिया? प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया। ठीक है, चलिए। 1835 ईस्वी के आसपास की बात है। सर विलियम बेंटिक जो समय के भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। इस बीच शिक्षा का अधोमुखी निष्पयंधन सिद्धांत जो है वह भी यहाँ पर लागू किया गया, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ये क्या है? यह कह रहा है कि भैया सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित करो। किसको शिक्षित करो? उच्च वर्ग को। जब आप उच्च वर्ग को शिक्षित कर लेंगे तो इसके संपर्क में जो ये मिडिल क्लास लोग आएंगे ना, ये ऑटोमेटिक शिक्षित हो जाएंगे। उच्च वर्ग के लोग भाई साहब इन मिडिल क्लास या लोअर क्लास वालों से कहेंगे यू बास्टर्ड ब्लेडी फूल, इस तरह की अंग्रेजों में गालियां देंगे, ये भी सीख जाएंगे। मतलब किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें की रही 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो इसका प्रतिपादन जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था, 1836 में किया था, जबकि इसका
पहला प्रयोग जो है वह लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है, मैकाले ने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। यह कहता है कि सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, उससे छन छन करके शिक्षा का जो प्रभाव है वह जन सामान्य तक पहुंचता रहेगा। पहले मिडिल अपर क्लास को जो है वह शिक्षित करो। ठीक है सर। फिर 1854 में आपके चार्ल्स वुड डिस्पैच आ गया। मतलब यहां पर आप देखो, अब तक अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी तक, 36 ईस्वी तक कहीं पर भी भारतीय मध्यम वर्ग या भारतीय निम्न क्लास के लोगों के कल्याण की बात नहीं कही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसका उपनाम आता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इसकी क्या सिफारिशें हैं, पहली बात समझिए। मैग्ना कार्टा बेसिकली ब्रिटेन के राजा था, जॉन तृतीय नाम था, जहां तक मेरी जानकारी में आ रहा है। उस जॉन तृतीय ने क्या किया था, लोगों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी की बात है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी सिफारिशें सुनिए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा और कला का प्रसार करे, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। गांवों में देसी भाषा के विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूलों की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। भाई साहब, टीचर्स बनते हैं ना, इनके लिए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कॉलेज यानी कि बीएड कॉलेज लेकर आए। ये लो भाई साहब, सबसे पहले बीएड कॉलेज की जो अवधारणा है वह इसी की देन है भाई साहब। 1857 में बंगाल, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 में बंबई, बंगाल और मद्रास में यूनिवर्सिटीज खोली गई। यह पहला अवसर था जब भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एक बात याद रखिएगा, 1857 में क्रांति हुई थी। भैया, पहली क्रांति कौन सी थी? सैनिक क्रांति थी। दूसरी क्रांति कौन सी थी रे? शिक्षा की क्रांति थी। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर पढ़ता है ना सर? हाँ। और हंटर कहाँ पढ़ता है पता है आपको? स्कूल में पढ़ता है। तो एक हंटर आयोग बना 1882 में, मूल रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका गठन किया गया। इसकी सिफारिशें थी, प्राथमिक शिक्षा जो है यह स्थानीय भाषा में दी जाए। दूसरी, माध्यमिक शिक्षा जो है वह साहित्य, कला और व्यवसायिक रूप में यहाँ पर दी जानी चाहिए। क्लियर? इसके बाद शिक्षा में निजीकरण किया। इन्होंने कहा थी, हंटर ने कहा है ना, क्या कहा जॉन हंटर ने कि भैया सरकार के बस की बात नहीं है, मूर्ख बना रही है सरकार, निजीकरण को लेकर आओ, प्राइवेटाइजेशन करो। ठीक है साहब। इसी की सिफारिशों पर 1882 में पंजाब में, 1887 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय खोले गए। 3 विश्वविद्यालय पहले खुल गई। कहाँ कहाँ खुले? बंगाल, बंबई और मद्रास। तीनों एक तरह से अंग्रेजों द्वारा जीते गए 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, तो बंगाल, बंबई और मद्रास। फिर इसके बाद पंजाब में और फिर इलाहाबाद में धीरे 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 विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद सन 1902 की एक छोटी घटना पढ़िएगा। थॉमस रेले कमीशन बना। थॉमस रेले कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। आप एक बात बताओ, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे क्या पढ़ता है भाई साहब? हंटर पढ़ता है। पढ़ता नहीं पढ़ता? लेकिन जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो रेल में बैठ करके जाते नहीं रह जाते? बताओ मुझे। रेल, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। इसमें बैठकर जाते हैं। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। पहले भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा गुरुदास बनर्जी। लिखो यार। 2 भारतीय सदस्य थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। इसकी सिफारिश पर ही सन 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह पारित किया गया। 1905 ईस्वी में बड़ौदा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया। सर, इस प्रकार बड़ौदा हमारे भारत की पहली रियासत बनी जिसने इस तरह की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू कर दिया, यानी कि आरटीई को लागू किया, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना। हम कहते हैं सर भारत ने किया जी, ये किया वो किया। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार ने भी आरटीआई को लागू किया था, लेकिन सन 1905 में गुजरात की बड़ौदा रियासत भारत की पहली रियासत थी जिसने इस तरह का कोई नियम लागू किया था। 4 फरवरी सन 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय
ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी? BHU जो है उसकी स्थापना कर दी। सैडलर आयोग बना सन 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था बंगाल में, ठीक है ना, 1857 की बात है, उस कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान हेतु इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, तो इन बातों को थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, विचार करिए। मेरे दोस्त, इसमें भी 2 भारतीय सदस्य थे। अभी हमने थॉमस रेले कमीशन पढ़ा था विश्वविद्यालय। देखो, विश्वविद्यालय के जब भी कुछ आयोग बनेगा ना, तो यकीन मानिएगा कि उसमें सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्य ऐड जरूर किए जाएंगे। बिना भारतीय सदस्यों के ऐड किए हुए कुछ भी नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो सर, भारतीय सदस्य इसमें ऐड किए गए। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। पहले भारतीय सदस्य का नाम था आशुतोष मुखर्जी और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, तो 2 भारतीय सदस्य इसमें जोड़े गए। पहले का नाम क्या आया? आशुतोष मुखर्जी आया, और दूसरे का नाम क्या आया? याद रखिएगा, जियाउद्दीन अहमद आया। ठीक है, चलिए, इसने क्या क्या सिफारिशें आपके लिए की, थोड़ा सा इनको समझिए। इंटरमीडिएट कक्षाएं जो हैं यह विश्वविद्यालय से पृथक की जाएगी। दूसरी, स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू होगा। ठीक है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या की गई कि साहब, मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद, कुल मिलाकर के यह 7 जगह थी जहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए कि 7 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना किस बात को इंगित करता है? यह इंगित करता है कि भैया अब सरकार जो है वह उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है। ठीक है, बताइए मुझे, क्लियर? चलिए सर, फिर 1919 का एक अधिनियम आया, शिक्षा को प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया। बोला जी, शिक्षा जो है वह केंद्रीय सूची से हटा करके कहां लिखा दो? प्रांत, यानी कि अब शिक्षा जो है वह राज्य का विषय बन गया। जब केंद्र सरकार के अंतर्गत, आपने पढ़ा होगा ना, हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, प्रांतीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है, और मेरे प्यारे साथियों, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो प्रांतीय विषय बना दिया गया। अब जैसे ही प्रांतीय विषय बनाया ना, तो केंद्र सरकार ने कहा जी हम अब जो हैं वह कोई अनुदान नहीं देंगे, मना कर दिया जी, अनुदान क्यों दे, कोई मतलब नहीं है। तो केंद्रीय अनुदान मिलना बंद हो गया, और जब पैसा नहीं मिलता, स्वाभाविक बात है, शिक्षा का जो स्तर है वह भी कम होने लगा। 1929 में हारटोग समिति बनी शिक्षा के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए, क्योंकि जब 1919 का अधिनियम आया, शिक्षा प्रांतीय स्तर का विषय बना, शिक्षा में केंद्रीय अनुदान मिलना बंद हो गया, भाई साहब शिक्षा का स्तर गिरने लगा। सरकार को चिंता हो गई, क्या हो गया, हमें बचाओ, रोक लो। तो 1919 में शिक्षा के इस गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए हारटोग समिति बनी, सर फिलिप हारटोग की अध्यक्षता में। हारटोग समिति ने कहा कि देखो जी, इस शिक्षा के गिरते हुए स्तर को रोकने का एक उपाय है, केब का गठन करो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है इसका पुनर्गठन करो। 1920 में गठित हो गया था ना ये, लेकिन इसके बाद भाई साहब ये योजना जो है कहां चले गई थी? ठंडे बस्ते में चली गई थी। इसको निकालो बाहर, और निकाल करके जो है आप क्या करो, इसका पुनर्गठन करो, इसकी सलाह सुनो क्या कहना चाहता है। 1937 में शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, यह मूल रूप से बुनियादी योजना थी शिक्षा की, इसका प्रतिपादन किया था महात्मा गांधी ने। क्या क्या प्रावधान किया कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, शिक्षा जो है वह मातृभाषा में हो, और आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद सन 1944 में सार्जेंट योजना आई। यह ब्रिटिश सरकार की अंतिम शिक्षा योजना थी। यहां से सीधा सवाल पूछा जाता है,
आजादी के बाद राधा कृष्णन आयोग बना सन 1948 से 1949 के बीच में। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था यह। इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। आज आप 12 वर्ष तक पढ़ते हो ना, और जैसे 12th पास करते हो तो आप किसके लिए जाते हो, आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो। ग्रेजुएशन 3 वर्ष की होती है, फिर इसके बाद आप पीजी करने जाते हो 2 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया जाता है। विश्वविद्यालय परीक्षा के दिनों में 180 दिन जो है वह अतिरिक्त पढ़ाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाना चाहिए। आपने नाम सुना होगा यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, यूजीसी, है ना। जो विद्यार्थी नेट का पेपर देता है ना, उसको अक्सर वो कहता है जी मैंने यूजीसी नेट कर रखी है, जबकि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले नेट का आयोजन कराती थी, अभी एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। लेकिन ठीक है, एक परंपरा चली आ रही है कि भाई यूजीसी नेट जो है वो इसको ही मान्यता देंगे, तो फिर सभी लोग जो है उसको ही स्वीकार कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप गणतंत्र दिवस का लाभ उठाइए। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट चल रही है। 24 जनवरी से 28 जनवरी 2025 तक इतिहास विषय का कोर्स अगर आप लेते हैं तो 3,499 रुपए का है। आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का एप्लीकेशन। ठीक है, बड़ा शानदार कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सीधा बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है इसे हम उदारवादी या लिबरल चरण कहते हैं। 1885 से सन 1905 तक ये हुआ। इसमें कुछ नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद राणाडे, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। हम इन्हें नरमपंथी आंदोलन के अंतर्गत जानते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, नरमपंथी मूवमेंट कहते हैं, लिबरल मूवमेंट कहते हैं। ये उग्रवादी नेता रहे जिन्हें हम गरमपंथी कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अल्ट्रा नेशनलिज्म। 1905 से 1919 लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तीसरा चरण गांधी युग का आता है जो 1919 से 1947 तक रहा, और यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। पहला चरण उदारवादी समझिए, 1885 से 1905। इसके नेताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूं, तो इस बारे में दोबारा परिचर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी क्या क्या मांगे थी। पहली मांग थी प्रशासन पर नियंत्रण के लिए विधायी परिषदों का विस्तार होना चाहिए और भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा नामांकित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के इन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं किया। दूसरी मांग देखो कि सिविल सेवा परीक्षा जो है इसका आयोजन लंदन के साथ साथ भैया भारत में भी करो, और आयु सीमा जो है थोड़ी सी बढ़ा दो तो ठीक हो जाए। ब्रिटिशर्स द्वारा जो सैन्य खर्च में कटौती जो की जा रही है भैया उसको थोड़ा सा कम करो ना, कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हो सैन्य। यानी कि इनकी आप कोई सी भी मांग पढ़ लो। पारदर्शी प्रशासन के लिए न्यायिक और कार्यकारी प्रशासन को अलग अलग किया जाए। अरे तुमने क्या किया 1885 से 1905 के इस काल को, मैं थोड़ा सा जब इसको पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा अलग रूप होता है, बट दोस्त हमने कहीं पर भी भारत की आजादी की मांग तो की ही नहीं। कहां है भारत की आजादी, कहां है भारत की स्वतंत्रता, अरे कहां है भारत का संविधान, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। क्या कहा कि भैया विधायी परिषदों की संख्या में विस्तार करने से क्या होगा, क्या कुछ कानून बन जाएंगे क्या, सिविल सेवा परीक्षा को क्या हर मध्यम वर्गीय हर गरीब परिवार का आदमी देता है क्या, हर भारतीय परिवार देता है, नहीं देता। अब अंग्रेजों से कह रहे हो सैन्य खर्च में कटौती करो। अरे इस समय विश्व के इतिहास की स्थिति तो देखो, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क जो है वह तरह तरह की गुटबंदी के दौर चला रहा है, फिर अलग एक संगठनों का निर्माण हो रहा है, उनकी अपनी मजबूरी है। न्यायिक और कार्यकारी प्रशासन को अलग किया जाए, कहीं पर भी आजादी की बात नहीं कही गई। अब इनकी कार्य पद्धति देखो भाई साहब, संवैधानिक विरोध प्रदर्शन, बोला जी नियमों के तहत कानूनों के तहत विरोध करेंगे ना, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें लगे कि अंग्रेज सरकार जो है वह नाराज हो गए, ना ना ना, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। परिणामतः यह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए और भारत में उग्रवाद जो है इसका उदय हुआ। किसका उदय हुआ भारत में, भारत में उग्रवाद का उदय हुआ।
दूसरा चरण जिसे उग्रवादी आंदोलन कहते हैं 1919 से 1945, 1919 1905 से 1919। उदय के कारण सबसे पहले उदारवाद असफल हो गया। इनका एक नारा था जी। नारा क्या था, थोड़ा सा समझिएगा कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। क्या गजब की बात कही इन्होंने। इन्होंने कहा अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, है ना। आर्थिक संकट था, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं थी। 1905 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। आप सोचो, जापान जैसा छोटा सा देश रूस जैसे बड़े देश को पराजित कर देता है, तो भारतीयों को लगा कि भैया इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो हम भी इस काम को कर सकते हैं और हम भी अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रशासन का भारतीयकरण करने के उद्देश्य से 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम जो है यह असफल रहा। ठीक है। एक बेसिकली 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आया गया था। कब लेकर आए? 1892 में। उद्देश्य क्या है कि प्रशासन में जो अंग्रेजी लोग हैं ना, इनके स्थान पर अब जो है वह सदस्य किसको ज्यादा मनोनीत किया जाएगा? भारतीयों को ज्यादा यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन भाई साहब ये अधिनियम जो है वो इतनी बुरी तरह से असफल रहा कि बस पूछो ही मत। क्योंकि अंग्रेज जो है वो अपना पद छोड़ने वाले थोड़ी थे, भारतीयों के लिए वो भी। फिर इसके बाद एक कबूतर आ गया, नाम था लॉर्ड कर्जन। इसकी प्रतिक्रियावादी नीति रही। प्रतिक्रियावादी नीति क्या थी? सर 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया। एक तरफ से तो हमने यहां पर देखा 1892 का वह अधिनियम जो था किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा कि 1892 में कानून लाया गया और कहा गया कि प्रशासन में भारतीयों का रंग किया जाएगा, वह सफल रहा। और 1899 में यह भाई कबूतर क्या करता है? कलकत्ता नगर निगम में जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या को कम कर दी। इसके बाद 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। इस वजह से यहां पर हो गया। और फिर उग्रवादी आंदोलन मेरे दोस्त हमारे देश में शुरू हुआ। इनका उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। अरविंद घोष कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का पूर्ण उद्देश्य है। स्वतंत्रता जो है वही हमारे जीवन का क्या है? उद्देश्य। इनकी कार्य पद्धति देखिए। स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करना, इन्होंने ये बात कही। फिर मेरे दोस्त यहाँ पर अब देखो, इन्होंने जब कोई बात कही ना कि स्वदेशी, कि भैया हमारे देश में बनी हुई जो वस्तुएं हैं अगर वो बिकेगी तो हम क्या बनेंगे? हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करोगे तभी तो स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा। क्लियर हो गई? और राष्ट्रीय शिक्षा जब हम बताएंगे तब हम उन्हें हमारे भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में बता सकते हैं। फिर यहां पर हम बंगाल विभाजन को देखते हैं। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। एक प्रश्न आपके बार बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के साथ साथ कौन सा आंदोलन जो है वह चलाया गया था? तो याद रखना, बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। बाइकोट मूवमेंट इसे कहते। मूल रूप से बंगाल विभाजन जो है यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यह क्या था? तो कहते हैं कि बंगाल की राजनीतिक एकता व जागृति को कुचलने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल में जो राजनीतिक चेतना चल रही थी उसे यह समाप्त करना चाहता था और इस उद्देश्य के साथ यह विभाजन कर दिया जाता है। देखो साहब कैसे बांटा गया बंगाल को। भाई साहब एक शरीर था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता रखी। इसने पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार को शामिल किया और इसमें हिंदुओं का बाहुल्य हो गया। किसका बाहुल्य हो गया? हिंदुओं का। पूर्वी बंगाल जो है इसकी राजधानी ढाका रखी। इसमें असम, पूर्वी बंगाल के साथ शाही, चटगांव, ढाका जिले रखे गए और इसमें मुस्लिमों का बाहुल्य हो गया। किसका बाहुल्य हो गया? याद रखिएगा, मुस्लिमों का बाहुल्य हमें देखने को यहां पर मिलता है। क्लियर?
इसके बाद थोड़ी सी तारीखें देखिए। 1903 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी कर दिया गया। प्रभावी करने का मतलब होता है कि इसे लागू कर दिया। सबसे पहले 1903 में अपने मन मस्तिष्क में लॉर्ड कर्जन ने एक योजना बनाई कि भैया हम जो है बंगाल विभाजन कर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप अस टू डिवाइड द बंगाल। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, कह दी जी इसने कि भैया हम ऐसा कुछ करेंगे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम आता है टाउन हॉल, यहां से यह शुरू होता है। 12 दिसंबर 1911 लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय द्वारा दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी। यहां पर लॉर्ड होर्डिंग आता है अपनी महारानी मेरी के साथ और कहता है जी हमसे गलती हो गई और हम जो है इस विभाजन को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, घोषणा करते हैं। इस प्रकार यह असफल हुआ। 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल विभाजन हो रहा था, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगाल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। टैगोर ने ही इस समय आमार सोनार बांग्ला एकला चालो रे, एकला चालो रे का नारा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा नारा दिया? आमार सोनार बांग्ला एकला चालो रे, एकला चालो रे। बहुत चर्चा का विषय रहा सर ये भी कुछ समय पहले, जब बंगाल में तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट होने के बाद में जो है कहा गया कि हम आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्ला का राष्ट्रीय गीत है, उसे बदला जाएगा, तो उसको लेकर के जो है बड़ा हा हुल्ला यहां पर मचा था, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बाइकॉट मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन के बारे में। सन 1905 में हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसकी विशेषता क्या थी? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं आदि का त्याग कर देंगे। बंगाल में नेशनल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की जाएगी। उद्देश्य क्या दिया? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे और इसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष बनाएंगे। नेशनल कॉलेज जो बनाना बंगाल में 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसका एक उद्देश्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके पहले प्राचार्य सर अरविंद घोष बनाए गए थे। इसका विस्तार की नीति समय के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के अलावा भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बंबई और पूना में इसका नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर अली ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन की लीडरशिप यहां पर की। स्वदेशी आंदोलन के कुछ प्रमुख मुस्लिम नेता थे जैसे अब्दुल रसूल और लियाकत हुसैन। ये दो नेता थे मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के होते हुए भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हालांकि सैयद हैदर अली जिन्होंने दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनका इतिहास अपना अलग ही इतिहास है। गजब, इतिहास कहां से क्या मोड़ ले रहा है, यह वास्तव में सीखने वाली बात है। आंदोलन का अंत कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको देखो। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के प्रारंभ में ही दमन चक्र का सहारा लिया। कांग्रेस पार्टी में भी आपसी मतभेद थे, दो भागों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल, यानी कि उग्रवादी और उदारवादी। अब ऐसे कोई काम थोड़ी चलता है, आप अंग्रेजों को भगाने के लिए काम कर रहे हो, एक रहो ना। प्रभावी संगठन नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था मजबूत जो इन्हें एक रख सके। यह बेहद ही ज्यादा अप्रभावी योजना सिद्ध हुई। क्या ये बात क्लियर? मुस्लिम लीग की स्थापना की परिचर्चा करते हैं। 30 दिसंबर सन 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। कहां हुई? ढाका में। इसके संस्थापक अध्यक्ष नवाब सलीमुल्लाह खान था। ठीक है, चलो। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन सन 1907 में कराची में
आदम जी पीर भाई की अध्यक्षता में किया गया। सन 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सर सैयद अली इमाम ने की थी। आगा खान को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखो, सबसे पहले यहां पर बात समझिए कि मुस्लिम लीग का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? नवाब सलीमुल्लाह खान। दूसरी यहां पर समझिए कि पहला जो अधिवेशन हुआ था सन 1907 में कराची में, इसमें अध्यक्ष कौन था? आदम जी पीर भाई। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरे भैया, संस्थापक अध्यक्ष कौन है? नवाब सलीमुल्लाह। पहला अधिवेशन का पहला अध्यक्ष आदम जी पीर भाई और स्थायी अध्यक्ष सर आगा खान। और मेरे प्यारे साथियों, फिर बाजी पलटी और सन 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह मुस्लिम लीग का सदस्य बन गया। 1907 में ही सूरत अधिवेशन हुआ। इसे हम सूरत विभाजन कहते हैं कि जब कांग्रेस जो है वह मेरे प्यारे साथियों दो भागों में बट गई, उग्रवादी और उदारवादी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, यहां पर कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। एक को हम उग्रवादी और एक को हम उदारवादी कहते हैं। फिर आता है मेरे प्यारे साथियों इतिहास का एक नया अध्याय, विभाजन का बीज। याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सन 1909। यहां पर मार्ले जो है यह भारत सचिव हुआ करता था और मिंटो जो है यह भारत का वायसराय हुआ करता था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया। और कहा जाता है कि जब पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई तो ब्रिटिश सरकार ने इसी अधिनियम से, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारत के विभाजन के बीज बो दी। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम तैयार किया गया था। ये बात थोड़ा सा याद रखना। जो 1909 का अधिनियम था ना, यह अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया था? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? तो याद रखना, सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 पारित किया। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इनको रोकने के लिए राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड होर्डिंग यहां पर आया था। ठीक है, लॉर्ड होर्डिंग इस समय वायसराय था। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और भारत के बारे में कहा गया कि भैया अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लेकर आएंगे। यह एक निर्णय लिया गया। देखो, एक बात याद रखो, 2 तारीख को आप पेपर देने वाले हैं। बहुत बधाई आप सभी को। सबसे पहले पेपर एकाग्रता के साथ दीजिएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आधुनिक भारत आपके लिए इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कहीं सारी चीजें जिनसे आप परिचित नहीं हैं उनसे आप परिचित हो जाएं। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन पर या लखनऊ समझौते पर बात करता हूं। सन 1916 की बात है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी वर्ष मुस्लिम लीग का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता भी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यानी कि 1916 का वर्ष एक ऐसा वर्ष था जब कांग्रेस का अधिवेशन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मेरे दोस्त मुस्लिम लीग, इन दोनों के अधिवेशन ही कहां हो रहे थे? लखनऊ में हो रहे थे। बड़ा गजब का माहौल था। इसी समय मुस्लिम लीग जो है यह कांग्रेस से समझौता कर लेती है। कांग्रेस के उग्रवादियों और उदारवादियों में भी जो है वह एग्रीमेंट हो जाता है, समझौता हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया। कांग्रेस के उग्रवादियों और उदारवादी जो थे इनमें भी समझौता हो गया। तो इस तरह से जो सूरत विभाजन हुआ था वह सूरत विभाजन लखनऊ में जाकर के एकता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एकता में बदल जाता है। चलिए हम थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से ली गई। कहां से प्रेरणा ली गई? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से इसकी प्रेरणा यहां पर ली गई थी।
जब हमने आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से मोटिवेशन लिया तो मूल रूप से इतिहास में यह घटना आती है कि आयरलैंड में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व रेडमांड के द्वारा किया गया था। यह आधुनिक भारत की बहुत बड़ी घटना थी जो विश्व इतिहास से प्रभावित हुई थी। इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो प्रेरणा आयरलैंड से ली, आयरलैंड का होम रूल आंदोलन था, यहां से प्रेरणा ली गई। क्या बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना यहां पर कर दी गई, ठीक है। किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने करी। कहां पर करी? पूना महाराष्ट्र में करी। किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना यहां पर की। क्लियर हो गई? सर इसका कार्य क्षेत्र बनाया गया महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत और कर्नाटक। उद्देश्य क्या रखा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। अरे हम बात किसकी कर रहे हैं पता है? यहां पर हम बात कर रहे हैं होम रूल की। होम का मतलब क्या होता है? घर होता है। रूल का मतलब होता है नियम। सर बताओ, घर अपना पराया? घर होता है जी अपना, इसे हम कहते हैं स्व। नियम का मतलब शासन। तो भाई साहब क्या क्लियर हो गया कि होम रूल का मतलब क्या हो गया जी? स्व शासन। बजाओ ताली। हाँ या ना का जवाब दो फटाफट से, तेजी के साथ जवाब साझा करिए। पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत और कर्नाटक था। उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। यहां पर एक नारा बुलंद किया गया कि तिलक के द्वारा दिया गया था। और क्या नारा दिया था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहें। सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत और कर्नाटक के अतिरिक्त पूरा भारत था। होम रूल लीग, देखो यहां पर एक बात समझिए कि जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग स्थापित की थी ना, यह महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत और कर्नाटक के लिए थी। लेकिन जो श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित करी, यह महाराष्ट्र, केंद्रीय प्रांत और कर्नाटक के लिए थी, के अतिरिक्त पूरे भारत के लिए थी। यानी कि कार्य क्षेत्र जो है वह इनका बड़ा था। मद्रास में इसकी कहीं शाखाएं स्थापित हुई, ठीक है। और समय के साथ साथ इस आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और बी चक्रवर्ती भी जुड़ते चले गए। यानी कि कार्य क्षेत्र जो है वह बड़ा होता चला गया। आगे बढ़िए। समय के साथ यानी कि सन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है उन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, त्याग दी। 1916 में डी ग्राहम पोल ने लंदन में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में डी ग्राहम पोल थे, उन्होंने लंदन में किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना की। सर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के बारे में पढ़िए, जिसे हम अगस्त घोषणा कहते हैं। 20 अगस्त सन 1917 मोंटेग्यू इस समय भारत सचिव था। घोषणा की गई कि भारत में शासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग और प्रतिनिधित्व दिया जाए। यह घोषणा करता है कि भारत में शासन का जो प्रत्येक भाग है, इसमें हम भारतीयों को, इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देंगे। और इसी आधार पर 1919 का अधिनियम लाया गया। इस घोषणा को उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा, अरे उदारवादी यही तो चाह रहे थे कि वायसराय की केंद्रीय शासन परिषद में भारतीयों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो। उदारवादी मौज में आए, हाय मजो आई गयो, मजो आई गयो। लेकिन यहां पर इन लोगों को यह पता नहीं था कि भैया अंग्रेज हैं यह। फिर आया 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। यहां पर मोंटेग्यू भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय था, और इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना की गई? द्वैत शासन, दोहरा शासन। याद रखना, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के कानून से की गई थी। और केंद्र में द्वैत शासन जो है
यह स्थापित किया गया था 1935 के एक्ट के माध्यम से। क्लियर हो गई? कृपया हमें सूचना उपलब्ध करवाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इस क्लास को कंप्लीट करवा देंगे जो भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं। तब तक आप गणतंत्र दिवस के ऑफर का शानदार लाभ उठाइए। यह ऑफर 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक है। काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका ऐप हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है लिंक। और यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। ठीक है, इतिहास विषय का यह कोर्स केवल और केवल 3499 में उपलब्ध रहेगा। तो बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कैसे लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।